फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। पहली बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल पेश कर सकती है। सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि इस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी को भेजा जा सकता है। इसके बाद जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। इस बार मनीष सिसोदिया पटपरगंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। सिसोदिया की पुरानी सीट पटपरगंज से अवध ओझा को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। और जयपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इस दौरान पीएम ने विकास के क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र का जिक्र किया। इस बीच हरियाणा के शंभू बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने पूछा कि एक ही तरह की याचिका बार बार क्यों लगाई जा रही है। ऐसी याचिकाओं से खराब संदेश जाता है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर बारामूला रोड पर बॉम्ब को डिफ्यूज किया। गश्त के दौरान सड़क किनारे एक संदिग्ध बैग मिला था, जिसके बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और बड़ी घटना टल गई। उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट पर आज विमान की सफल ट्रायल लैंडिंग की गई है। पहली बार जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर प्लेन को उतारा गया। रनवे पर उतरने वाले पहले विमान को वाटर कैनन की सलामी दी गई, जो कि एक ट्रेडिशन है। इस बीच राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। 11 दिसंबर को वो नए गवर्नर का पदभार संभालेंगे। संजय मल्होत्रा मौजूदा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। और पिछले हफ्ते 6 घंटे के लिए आपातकाल लगाने वाले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मार्शल लॉ लगाने को लेकर उनसे पूछताछ हो सकती है। विपक्ष राष्ट्रपति के खिलाफ एक बार फिर महाअभियोग लाने की तैयारी में। और आज फिक्र की शुरुआत सीरिया में हुए उस नरसंहार की खबर से करते हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यकीन मानिए, ये पूरी रिपोर्ट देखने से पहले आपके लिए एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है कि कुछ तस्वीरें और कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी इसमें जो आपको विचलित कर सकती हैं। आज आप देखेंगे कि आखिर किस तरह सीरिया की जेलों में कैदियों का भयानक कत्लेआम हुआ। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अब यहां पर, वो सीरिया के जेल से आई। ध्यान से देखिए, लोगों के हाथ बाहर निकल रहे हैं, चीख रहे हैं वो। इनकी दीवारों में दफने हैं खौफनाक दरिंदगी और वहशीपन की वो डराने वाली कहानियां जिनसे इंसानियत भी थर्रा गई। सीरिया में 13 साल के सिविल वॉर के बाद तख्तापलट हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद अपने पूरे परिवार के साथ रूस भाग गए। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी दुनिया के बड़े तानाशाहों का जिक्र होता है, उनके राज में भयानक कत्ल, गारत और नरसंहार के कई किस्से जुड़ जाते हैं। और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ भी यही हो रहा है। तख्तापलट के बाद सीरिया की सदनाया जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। जैसे ही विद्रोही गुट ने दमिश्क पर कब्जा किया, उसके बाद सदनाया जेल की ये तस्वीरें वायरल होने लगी। सदनाया जेल में लापता कैदियों की तलाश होने लगी। कैदियों की आवाज सुनकर उन्हें छुड़ाया जाने लगा। सदनाया जेल में असद की फोर्स ने कई सीक्रेट सेल बना रखे। सदनाया की इस जेल को ह्यूमन स्लॉटर हाउस कहा जाता है, यानी इस जेल में कैदियों को दर्दनाक तरीके से मौत दी जाती थी। अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये सदनाया जेल में जैसे ही विद्रोही गुट के लड़ाके पहुंचे, सेल में अंदर बंद कैदी जो थे वो चीखने चिल्लाने लगे। वो सेल से हाथ बाहर निकालते हुए आवाज लगाने लगे। उन्हें इस तरह से बंद किया गया था जहां सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती थी। यहां कैदियों को काल कोठरी में बंद कर रखा जाता था। उन्हें कई कई दिनों तक भयानक अंधेरे में बंद कर यातनाएं दी जाती थी। लेकिन अब इन जेलों के सीक्रेट सेल में बंद कैदियों को छुड़ाया जा रहा है। उन्हें जेल की काल कोठरी में इस तरह से बंद करके रखा जाता था जिससे किसी को भी भनक तक न लगे। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने साल 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि बशर अल असद के शासन के दौरान जेलों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को मारा गया। इनमें से 30,000 से ज्यादा लोगों को तो सिर्फ सदनाया जेल में ही मार दिया गया। और तख्तापलट के दिन ही इसी जेल से करीब 30,000 से ज्यादा कैदियों को छुड़ा लिया गया है। अभी भी हजारों लापता हैं। वो कौन से सीक्रेट चेंबर में है पता नहीं है, ढूंढा जा रहा है, टीम्स बनाई गई।
आज आपको फिक्र की फैक्ट फाइल में नरसंहार का एक एक वीडियो सबूत हम दिखाने वाले हैं। अब सीरिया की सदनाया जेल से जो भी कैदी बाहर आ रहे हैं, उनमें से एक ही है, वो अपने साथ रूह कपा देने वाली सच्चाई को बयां कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आखिर कैसे उन्हें अपनी आंखों से उन्होंने खौफनाक मंजर देखा था। दमिश्क की यह सदनाया जेल नरसंहार का वो अड्डा था जहां जिंदगी मुश्किल और मौत आसान थी। पहले आपको बता दें कि आखिर इस चश्मदीद ने अपनी आंखों से क्या क्या देखा। जेल के गार्ड सुबह सुबह सेल में पहुंच जाया करते थे। इसके बाद फांसी देने वाले कैदियों का नाम बुलाया जाता था। जिनका नाम लिया जाता था उन्हें जेल के गार्ड अपने साथ ले जाते थे। उन कैदियों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता था। इसके बाद जेल के गार्ड फांसी देने वाला तख्ता अपने साथ लेकर आते थे। 3 दिन बाद कैदियों को जेल में ही फांसी दी जाती थी। फिर शवों को आलू की बोरियों की तरह ही छोड़ दिया जाता था। आप कल्पना कीजिए, इस चश्मदीद ने इतने साल जेल में रहते हुए क्या क्या अनुभव किया होगा, और न जाने कितनी बार उसे लगा होगा कि अगला नंबर उसका हो सकता है। लेकिन अब आपको दमिश्क की सदनाया जेल का एक और खौफनाक सच दिखाते हैं। ये वो लाल रस्सी है जिससे न जाने कितने कैदियों को इस जेल में फांसी दी गई। इससे भी खौफनाक ये मशीन है जो कि अब आप देखने वाले हैं आगे। ये है वो मशीन जिसमें किसी भी कैदी को फांसी देने के बाद उसका शव रखा जाता था। फिर मशीन की मदद से उस शव को बुरी तरह से दबा दिया जाता था। इसके बाद कैदी का शव किसी पेपर शीट की तरह बन जाता था। ये सुनने में बेहद डरावना और विचलित कर देने वाला लगे, लेकिन ये सीरिया की सदनाया जेल का सच है और इसकी पुष्टि इस जेल से छुड़ाए गए कैदी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सदनाया जेल में अलग अलग सेल में ऐसी कई मशीनें रखी हुई थी। इनमें सैकड़ों कैदियों के शवों को दबाया जा चुका था। यानी आप भी समझ गए होंगे कि आखिर दमिश्क की सदनाया जेल को इंसानों का स्लॉटर हाउस क्यों कहा जाता है। लेकिन आपको इस जेल का पूरा सच बताते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में 2 डिटेंशन सेंटर थे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एक है लाल बिल्डिंग और एक सफेद बिल्डिंग। लाल बिल्डिंग में आम नागरिकों को रखा जाता था, जबकि सफेद बिल्डिंग में सजा भुगत रहे अधिकारियों और सैनिकों को। रिपोर्ट के मुताबिक लाल बिल्डिंग में हजारों लोगों को फांसी दी जा चुकी है। फांसी पर लटकाने से पहले उनका अल काबून के मिलिट्री फील्ड कोर्ट में ट्रायल होता था। यह ट्रायल सिर्फ 1 से 3 मिनट तक चलता था, क्योंकि ऑर्डर्स इसको असद की तरफ से आते थे। जेल के लोग इस फांसी को पार्टी कहकर बुलाते थे। दोपहर के वक्त जेल के कैदियों को उनकी सेल से बाहर निकाला जाता था। कैदियों को बताया जाता था कि उन्हें नागरिक जेल में भेजा जा रहा है। इसके बाद कैदियों को लाल बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाया जाता था। इस बेसमेंट में कैदियों को 2 से 3 घंटे तक बेरहमी से पीटा जाता था। इसके बाद आधी रात के वक्त कैदियों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें ट्रक में और गाड़ियों में बैठाकर सफेद बिल्डिंग लाया जाता था। सफेद बिल्डिंग के बेसमेंट में कैदियों को उसी लाल रस्सी से फांसी दी जाती थी। इस तरह हफ्ते में 1 या 2 बार कैदियों को फांसी पर लटकाया जाता था। हर बार करीब 20 से 50 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती थी। फांसी देने से सिर्फ कुछ मिनट पहले कैदियों को उनकी मौत की सजा के बारे में बताया जाता था। कैदियों को यह भी नहीं पता होता था कि उन्हें मौत कैसे दी जाएगी जब तक कि उनके गले में फांसी का फंदा नहीं डाला जाता, क्योंकि हमेशा उनकी आंखों पर पट्टी रहती थी और उनको खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। इसके बाद कैदियों के शवों को तिशरीन हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन के लिए लाया जाता था। रजिस्ट्रेशन के बाद कैदियों के शवों को एक साथ दफना दिया जाता था। इसी तरह दमिश्क की सदनाया जेल में कैदियों का सामूहिक नरसंहार किया जाता था। जेल में काम करने वाले और हिरासत में लिए गए लोगों की गवाही के बाद तैयार एमनेस्टी की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सितंबर 2011 से दिसंबर 2015 के बीच जेल में 5000 से 13000 लोगों को फांसी दी गई। सदनाया जेल में अभी भी हजारों कैदी फंसे हुए हैं। इस जेल को इस तरह से बनाया गया है कि जिसमें आम लोगों का पहुंचना बेहद मुश्किल है। सदनाया जेल में 3 मंजिला अंडरग्राउंड सेल है। अभी सिर्फ जेल की पहली मंजिल ही खोली गई है। पहली मंजिल से 30,000 से ज्यादा कैदी निकाले गए। द व्हाइट हेलमेट ने यहां कैदियों को निकालने के लिए 5 इमरजेंसी टीम तैनात की हैं। इसके अलावा ट्रेन डॉग्स की मदद ली जा रही है। कहा जा रहा है कि इस जेल के अंडरग्राउंड सेल में अब भी 10,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं।
दावा किया जा रहा है कि कई कैदी तो जमीन से 100 फीट नीचे बने सेल में फंसे हुए हैं। यहां पहुंची रेस्क्यू टीम सीसीटीवी कैमरों में फंसे कैदियों को देख तो पा रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन कैदियों तक कैसे पहुंचा जाए। रेस्क्यू टीम इस जेल का मैप खोलकर इसमें अंदर जाने के रास्ते खोज रही है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बारीकी से देखा जा रहा है। इसके साथ ही रेस्क्यू टीम ने सोशल मीडिया के जरिए पूर्व सैनिकों और जेल से छूटे कैदियों से अपील की है कि वो आएं और रेस्क्यू में मदद करें। रेस्क्यू टीम पूर्व सैनिकों से जेल के दरवाजों के इलेक्ट्रॉनिक कोड मांग रही है, जिससे सेल में फंसे कैदियों को छुड़ाया जा सके। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे सीरिया का क्या होगा। तो इसके जवाब में जो चेहरे सामने आते हैं वो है अबू मोहम्मद अल गोलानी। इसको अमेरिका ने बैन कर रखा है। इसके ऊपर अमेरिका ने 10 मिलियन की बाउंटी दे रखी है, लेकिन ये अमेरिका के चैनल CNN को इंटरव्यू देता है। खैर, इसे सीरिया की सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। लेकिन ये गोलानी है कौन? अब जरा इसकी डिटेलिंग करते हैं। गोलानी ने ही असद के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। अबू मोहम्मद अल गोलानी विद्रोही संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS का मुखिया है, जो पहले अलकायदा के साथ मिलकर काम करता था। हालांकि बाद में इसने कहा कि अलकायदा के साथ नहीं है। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं है। लेकिन वर्ष 2011 के गृह युद्ध के दौरान गोलानी सीरिया आ गया और फिर 2016 में अल गोलानी ने खुद को अलकायदा से अलग कर लिया। वर्ष 2017 में इस्लामी गुट के साथ मिलकर अबू मोहम्मद गोलानी ने HTS बनाया। गोलानी इदलिब समेत कई हिस्सों में इस्लामी सरकार चलाता है। गोलानी के संगठन HTS का सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में दबदबा है और असद के खिलाफ सबसे मजबूत जंग अल गोलानी ने ही लड़ी है। ये वो गोलानी भी है जिसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकी घोषित किया है, लेकिन माना जा रहा है कि अब अमेरिका HTS को आतंकी लिस्ट से बाहर कर सकता है, क्योंकि इसको सपोर्ट किया टर्की ने और टर्की को सपोर्ट किया अमेरिका ने। मुझे कुछ याद आ रहा है। इसके ऊपर 10 मिलियन की बाउंटी अमेरिका ने घोषित की है और CNN को इंटरव्यू देता है। सोचिए, हाफिज सईद के ऊपर भी 10 मिलियन की बाउंटी अमेरिका ने घोषित की है और वो भी पकड़ से दूर है। अब ये भी समझते हैं कि सीरिया में तख्ता पलट के बाद आगे क्या क्या संभावनाएं। इन संभावनाओं पर सीरिया का भविष्य टिका हुआ है। इसमें पहला विकल्प यही है कि HTS के हेड अल गोलानी के नेतृत्व में सीरिया में सरकार चलेगी। दूसरा विकल्प यह है कि अलग अलग विद्रोही गुट मिलकर सरकार बनाएंगे। तीसरी थ्योरी यह कहती है कि सीरिया में चुनाव के जरिए नई सरकार का गठन किया जाएगा, हालांकि यह काफी मुश्किल लगता है। चौथी संभावना यह है कि सत्ता के लिए ये विद्रोही गुट आपस में ही टकरा जाएं और सबसे पहले इनके निशाने पर कुर्द के लड़ाके हों और कुर्द समर्थित इलाके जो कि अप नॉर्थ में है। और पांचवी संभावना इस बात की है कि सत्ता की लड़ाई में सीरिया 5 हिस्सों में बंट जाए और 5 हिस्सों में अलग अलग विद्रोही संगठन अपनी सरकार बना लें। और छठा ऑप्शन, ये सारे लड़ाके एक तब होंगे जब इनका एक कॉमन एनिमी आएगा सामने, और वो इजराइल हो सकता है। तो ये सब एक साथ हो जाएं इजराइल से निपटने के लिए, क्योंकि अगर ये तुर्की से दमिश्क तक आ सकते हैं तो ये दमिश्क से गोलान हाइट्स तक भी जा सकते हैं। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। यहां अभी के लिए हुकूमत पर विद्रोही गुटों का एक छत्र कब्जा दिख रहा है। विद्रोही गुट असद सरकार को गिराने के बाद सीरिया में शांति लाने का दावा भी कर रहे हैं। कई बैंकों, कई सरकारी जो वहां पर संस्थान हैं और कई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पर सीरियाई विद्रोहियों के लड़ाके जो हैं वो गार्ड्स बन के खड़े हुए हैं। सीरिया में यह शांति कैसे आएगी समय बताएगा, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में क्या शांति लौटने वाली है? क्या लगभग 70 महीने से सुलग रहे इस फ्रंट पर बहुत जल्द युद्ध खत्म होने वाला है? अब इन सवालों पर फिक्र का फोकस है, क्योंकि सीरिया की अगर बात की जाए तो रूस ने अपना हाथ इसलिए खींचा क्योंकि उसका फोकस यूक्रेन पर था। और हम ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये प्रश्न कीव, मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन DC तक ट्रेंड कर रहा है। इसे आप एक बड़ी मुलाकात वाली तस्वीरों से समझिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। फ्रांस में मुलाकात हुई, अमेरिका या यूक्रेन में नहीं बल्कि फ्रांस में हुई। पेरिस में दोनों लीडर्स की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कराई, जो पहले से डिसाइडेड थी। कोशिश की गई इसके लिए। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 1 घंटे तक बैठक चली है। इस दौरान दोनों लीडर्स में रूस यूक्रेन युद्ध पर लंबी बातचीत हुई। ट्रंप इसके बाद अमेरिका लौटे तो वहां से उन्होंने इस युद्ध पर एक चौंकाने वाला बयान दिया। ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध पागलपन है। ज़ेलेंस्की और यूक्रेन
जेलेंस्की और यूक्रेन एक समझौता करना चाहते हैं और युद्ध के इस पागलपन को रोकना चाहते हैं। युद्ध विराम तुरंत होना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन के लिए कार्रवाई करने का यह सही समय है। चीन मदद कर सकता है, दुनिया इंतजार कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की ठीक वैसा ही समझौता चाहते हैं जैसा ट्रंप इशारा कर रहे हैं? क्या ट्रंप की इन बातों से पुतिन भी सहमत है? ट्रंप के बयान के बाद क्रेमलिन की क्या महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आई है? क्या वाकई शांति का उद्घोष होने वाला है? इन सवालों का जवाब तलाशती हमारी एक ग्लोबल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीता था, तब उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया था। कहा था वो इस फ्रंट से महायुद्ध की आहट सुन रहे हैं और ये संकट रोकने के लिए वो पुतिन और जेलेंस्की दोनों से मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। इस बयान के करीब 20 दिन बाद ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात भी कर ली। पेरिस में हुई इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने दावा किया कि जेलेंस्की समझौता करना चाहते हैं। पुतिन को अब देर नहीं करनी चाहिए, यूक्रेन से डील कर लेनी चाहिए। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद क्रेमलिन की क्या प्रतिक्रिया आई? रॉयटर्स के मुताबिक क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जवाब में कहा, किसी भी वार्ता को 2022 में इस्तांबुल में किए गए समझौते और युद्ध के मैदान की मौजूदा स्थिति पर आधारित होना चाहिए। यहां समझने वाली बात है कि वर्ष 2022 में इस्तांबुल में शांति समझौते वाली ऐसी कौन सी कोशिश हुई थी? रूस जिसकी याद ट्रंप के बयान के तुरंत बाद दिला रहा है, तो रूस और बेलारूस जैसे उसके समर्थित देशों की ओर से तैयार किए गए उस मसौदे की दो बातें प्रमुख थी। पहला, यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा, और दूसरा, यूक्रेन को रूस के स्पेशल ऑपरेशन वाले जोन डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जेपोरिजिया से अपने सैनिक हटाने होंगे। यूक्रेन ने रूस की इन दोनों ही शर्तों को मानने से इनकार किया था। यूक्रेन का यह स्टैंड आज भी कायम है। यानी ट्रंप इस पेंच को आगे कैसे सुलझा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब देख लेते हैं ट्रंप के ताजा बयान पर यूक्रेन की क्या प्रतिक्रिया आई। तो जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, यूक्रेन के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन रूस के साथ प्रभावी शांति के लिए युद्ध विराम केवल कागजों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ठोस गारंटी भी चाहिए। जेलेंस्की ठोस गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन रूसी मीडिया ने उनके इस बयान को फौरन लपका और नैरेटिव चलाया जाने लगा कि जेलेंस्की ने ट्रंप के शांति समझौते वाली लाइन को ही खारिज कर दिया। यानी कुल जमा देखें तो ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने से पहले भले ही शांति दूत बनने की कोशिश करते दिख रहे हों, लेकिन युद्ध रुकवाने के लिए अपनी अपनी शर्तों पर अड़े दोनों ही देशों को वो अपने हिसाब से मना पाएंगे। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। यहां ट्रंप की ओर से एक इंटरेस्टिंग बात और भी हुई है। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर लिखे गए लंबे चौड़े पोस्ट में यह भी दावा किया कि कीव ने रूस के साथ इस युद्ध में अब तक करीब 4 लाख सैनिकों को खो दिया है। इन आंकड़ों में मारे गए सैनिक और घायल दोनों ही शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ये आंकड़े कीव प्रशासन ने बताए, लेकिन जेलेंस्की ने ट्रंप के इस दावे का भी खंडन किया। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध में यूक्रेन के 4 लाख सैनिकों की मौत नहीं हुई है, बल्कि ये संख्या सिर्फ 43,000 है, जबकि घायल सैनिकों की संख्या 3,70,000 है। ऐसे में सोचने वाली बात यह भी है कि दोनों में झूठे दावे कौन कर रहा है और क्यों। खैर, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ट्रंप और जेलेंस्की के बीच यह अहम मुलाकात पेरिस में हुई थी। दोनों में यह मीटिंग फ्रांस के राष्ट्रपति ने कराई थी। ये खास मौका था पेरिस में नोटर डेम कैथेड्रल के उद्घाटन समारोह का। लेकिन इसी समारोह में ट्रंप जब शामिल होने पहुंचे तो मैक्रों से उनकी मुलाकात का एक वीडियो काफ़ी वायरल है, जो आपको देखना चाहिए। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब मैक्रों ट्रंप के स्वागत में उनसे हाथ मिलाते हैं तो जवाब में ट्रंप बहुत मजबूती से मैक्रों का हाथ पकड़ लेते हैं और काफ़ी ज़ोर से हिलाने लगते हैं। मैक्रों के लिए स्थिति कुछ असहज
सी हो गई। उन्होंने एक पल तो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में दोनों नेता मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। हालांकि 10 सेकंड के इस वायरल वीडियो पर बाद में सोशल मीडिया में खूब मीम्स बने। किसी ने लिखा कि मैक्रों को अपने हाथ का एक्सरे कराना चाहिए, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। तो किसी ने लिखा कि दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा ही हैंडशेक आज से कई साल पहले जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब मैक्रों के साथ हुआ था, और मैक्रों ने उसका जस्टिफिकेशन दिया था ये कहते हुए कि मैंने हाथ मिलाकर उनको ये बता दिया कि मुझ में कितना दम है और फ्रांस की कितनी टक्कर है। लेकिन एक बड़ी खबर कर्नाटक में, इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक में सावरकर की तस्वीर हटाएगी कांग्रेस। बेलगावी असेंबली से तस्वीर हटाई जाएगी। बेलगावी असेंबली में शीतकालीन सत्र होता है। 2022 में बीजेपी सरकार में तस्वीर लगवाई गई थी। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने विरोध किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। अब कुमार विक्रांत, पूरी खबर बताइए हमें। देखिए निशांत, बहुत दिलचस्प बात है कि जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सावरकर पर हमलावर होते थे और शिवसेना उद्धव ठाकरे उनके साथ थी, तो सीधी नाराजगी जताई थी उद्धव ठाकरे ने और संजय राउत ने। उसके बाद से शरद पवार ने बीच बचाव किया था और राहुल गांधी से कहा था कि आप वीर सावरकर के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा जो बिलीफ है वो तो है, लेकिन जो मैं बोलना बंद कर दूंगा। उसके बाद बीच का रास्ता निकला था। लेकिन अब जब 26 और 27 तारीख को कांग्रेस का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व बेलगांव में होगा, कर्नाटक में होगा, जब वहां पर कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक वहां पर होगी, रैली वहां पर होगी, उसके ठीक पहले कर्नाटक सरकार की ओर से प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं, वहां कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि हमने एक फैसला किया है कि बेलगावी असेंबली, जो कि शीतकालीन सत्र वहां का होता है कर्नाटक में, वहां पर हम सावरकर की मूर्ति तस्वीर को हटाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस मामले में अब शिवसेना के ऊपर, शिवसेना शिंदे हो या बीजेपी हो, वो हमलावर होंगे और कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच विवाद बढ़ने की पूरी तैयारी है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अभी कर्नाटक सरकार से ये बात सामने आई है। अब कुमार विक्रांत, एक बात बताइए, आज इस सेशन का पहला डे था और आज पहले दिन ही इस तस्वीर को क्यों नहीं हटाया गया, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है ये कि चूंकि उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का रिश्ता है, कांग्रेस का रिश्ता है, उसके बाद कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया। प्रियांक खड़गे लगातार ये कह रहे हैं कि हमने अपने हमारा जो सियासी एजेंडा है या हमारी जो विचारधारा है उसके तहत हमने फैसला किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जो संबंध हैं वो कहीं बहुत ज्यादा बिगड़ ना जाएं। तो देखना दिलचस्प ये होगा कि कांग्रेस आलाकमान इस मामले में क्या फैसला करता है। क्या वो चुप रहता है, वो दर्शक बना रहता है, या फिर वो कर्नाटक सरकार को रोकता है ऐसा काम करने से। तो कांग्रेस आलाकमान तक ये मामला पहुंच चुका है। ये बताइए, आखिरी फैसला कब होगा और कौन लेगा? देखिए, मेरी जानकारी है कि आज रात में ही बैठक होगी और मुझे लगता है कल सुबह तक एक क्लैरिटी सामने आ जाएगी कि कांग्रेस आलाकमान कर्नाटक सरकार को रोकता है या फिर जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं और बीएमसी में शिवसेना के कुछ नेता कह रहे हैं कि अलग लड़ना चाहते हैं, तो अगर कांग्रेस आलाकमान चुप रह जाता है तो माना जाए कि एक विवाद, बहुत बड़ा विवाद इंडिया गठबंधन का सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन इंतजार करना होगा कल सुबह का कि कांग्रेस आलाकमान के सामने जब ये पूरा मामला आ चुका है तो वो उस पर फैसला क्या करता है, कर्नाटक सरकार को रोकता है या चुप रह जाता है। कुमार विक्रांत, ये मामला बड़ा होता जा रहा है। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी अगर ऐसा किया तो। देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही राजनीतिक चर्निंग होगी। आप लोकसभा में और राज्यसभा चल नहीं पा रहे हैं और इसी बीच में अगर ये फैसला आता है और बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं और बीजेपी इस मुद्दे पर शिवसेना को घेरेगी और शिवसेना शिंदे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को घेरेंगे और ऐसे में शिवसेना उद्धव के पास रास्ता क्या बचेगा, उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और उद्धव के रिश्तों पर खटास आती दिखेगी। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस लाइन पर ये बातें आगे बढ़ रही हैं, अगर कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक सरकार को नहीं रोका तो ये एक बड़ा विवाद होगा और संसद सत्र में भी इसकी आप गर्मी देख पाएंगे, सियासी गर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, जिसमें आज आपको सबसे पहले हम संसद से बड़ा अपडेट दे देते हैं। आज राजनीति में दिन भर 3 शब्द ट्रेंड करते रहे, सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरोस और गौतम अडानी। संसद के बाहर और अंदर इन्हीं नामों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान होता रहा।
कारोबारियों और मुखौटों का इस्तेमाल हुआ। अब सूत्रों से पहली खबर यह है कि इंडिया गठबंधन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष का क्या प्लान है, ये आपको बताएंगे। अडानी पर संग्राम के बीच सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों हो गई, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज रिपोर्टर बनकर क्या सवाल पूछते दिखे और किससे सवाल पूछते दिखे। इन तीनों खबरों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन है, साफ दिखाई देता है। शुरुआत जगदीप धनखड़ की न्यूज से करते हैं, जो अब सीधे विपक्ष के टारगेट पर आ गए। राज्यसभा में आज अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर सत्ता पक्ष ने सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर खूब हंगामा हुआ। यह पूरा मामला आगे समझेंगे, लेकिन इस हंगामे के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। शाम को यह खबर आई कि अब विपक्ष सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आर पार के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। धनखड़ के खिलाफ आर्टिकल 67B के तहत प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के लगभग सभी दलों ने दस्तखत किए हैं। सभापति जगदीप धनखड़ पर सदन को चलाने में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। विपक्ष कह रहा है कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि 2 हफ्ते से हर रोज सदन की कार्रवाई शुरू होती है, कुछ देर हंगामा होता है और फिर कार्रवाई स्थगित हो जाती है। ये एक तरह से शीतकालीन सत्र की परंपरा बन चुकी है। आज भी यही हुआ। सत्ता पक्ष के सांसदों के हंगामे के बीच राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने आसन से सवाल पूछा कि सत्ताधारी दल के सदस्यों को किस नियम के तहत बोलने की इजाजत मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये अपनी सारी बातें रख रहे हैं, इस दौरान इनके माइक भी खुले रहते हैं, इनकी फोटो भी दिखाई जाती है, लेकिन शोरगुल और हल्ला नहीं दिखाया जाता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बहुत देर तक मैंने अपना हाथ उठाए रखा, सदन में नेता ने कुछ बात कही लेकिन मैं उससे सहमत नहीं था, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। इस पर धनखड़ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को उनके ऊपर आरोप लगाने की जगह अपनी बात रखनी चाहिए। धनखड़ ने कहा कि आप हर बार कहते हैं कि मैं मंत्री का पक्ष लेता हूं, नेता सदन का पक्ष लेता हूं, यह आपके श्रीमुख से शोभा नहीं देता। आज के इस हो हंगामे के बाद अब से कुछ देर पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात की। इनके बीच सदन में गतिरोध दूर करने पर चर्चा हुई। ये उसी मुलाकात की तस्वीरें हैं। मंगलवार सुबह 10:30 बजे एक बार फिर धनखड़ नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। आपने मुझे मौका नहीं दिया, आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी। हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। And it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire house adjourned. आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? किस रूल में इनको बोलने की इजाजत दी जा रही? ये सारी बातें अपनी कर रहे हैं, इनके बाइक कार रहते हैं और इसके अलावा जो है इनके फोटो दिखाए जा रहे हैं। ये तो गलत है। शोरगुल का हल्ला नहीं दिखाया जाता, इनका दिखाया जा रहा है। वैसे जहां तक बात विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की है, तो राज्यसभा में इसका टिक पाना मुश्किल ही लगता है, क्योंकि नंबर्स उसके पास नहीं है। अगर राज्यसभा का सीट समीकरण देखें तो 245 सदस्यों वाले सदन में अभी 8 सीटें खाली हैं। फिलहाल 237 सीटों में एनडीए के पास 112 सदस्य हैं। इसके अलावा 6 मनोनयन और 1 निर्दलीय का समर्थन हासिल है। इस हिसाब से एनडीए बहुमत का आंकड़ा छू चुका है, जबकि विपक्ष में कांग्रेस के 27 और बाकी सहयोगियों की संख्या मिलाकर कुल आंकड़ा जो है 87 का बनता है। जब राज्यसभा की बात चली है तो जगदीप धनखड़ के साथ सोनिया गांधी की भी चर्चा कर लेते हैं, जिन पर बीजेपी ने इसी सदन में गंभीर आरोप लगाया। और यही मुद्दा आज सदन में कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई का केंद्र बिंदु रहा।
दरअसल सत्ता पक्ष लगातार जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर बहस की मांग करता रहा, जिसका विपक्ष ने भारी विरोध किया। कांग्रेस का सीधा सवाल था कि जब सभापति अडानी पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं तो फिर सोरोस मुद्दे पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष के सांसदों को इजाजत कैसे मिल गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जॉर्ज सोरोस को लेकर एजेंडे के तहत कांग्रेस हंगामा कर रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जॉर्ज सोरोस का मामला क्या है, तो जरा इसे भी समझ लेते हैं। सोरोस को लेकर बीजेपी अब तक राहुल गांधी पर हमला कर रही है। बीजेपी ने पहली बार इस मामले में सोनिया गांधी का नाम भी जोड़ दिया है। बाकायदा पार्टी के एक्स हैंडल पर कल इसे लेकर कुछ तस्वीरें और दस्तावेज जारी किए गए। बीजेपी का आरोप है कि FDLAP यानी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक जम्मू कश्मीर को अलग देश के रूप में देखता है। सोनिया गांधी इसी संगठन की सह अध्यक्ष है। बीजेपी का दावा है कि FDLAP की फंडिंग जॉर्ज सोरोस की तरफ से होती है, मतलब एक देश विरोधी संगठन से सोनिया गांधी के तार जोड़े जा रहे हैं। FDLAP की साइट पर मौजूद जानकारी का हवाला देते हुए बीजेपी सोनिया का नाम FDLAP से जोड़ रही है। सबूत के तौर पर पार्टी ने FDLAP का कथित संगठन चार्ट भी अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है, जिसमें सोनिया गांधी के नाम के आगे FDLAP को प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। बीजेपी की इस पोस्ट के बाद से ही यह तय था कि आज ये मुद्दा सदन में गूंजेगा और हुआ भी नहीं। सत्ता पक्ष ने देश की सरकार और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कथित कोशिश के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। हंगामे को देखते हुए सदन स्थगित कर दिया गया। इसके बाद फिर से जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सदन के नेता JP नड्डा ने आरोप लगाए कि एक राजनीतिक दल के संबंध देश विरोधी ताकतों के साथ हैं और इस पर हमारे सदस्य उद्वेलित हैं। हम इस पर चर्चा चाहते हैं। इसके बाद बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने दावा किया कि कांग्रेस के लोग अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की मदद से देश तोड़ना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। उनका इतना कहते ही राज्यसभा में हंगामा बढ़ गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद खड़े हो गए। इसके बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने JP नड्डा पर गलत बोलने का आरोप लगाया और कहा कि सदन में अनुपस्थित सदस्य के बारे में नहीं बोलना चाहिए। फिर यह टकराव मल्लिकार्जुन खड़गे और जगदीप धनखड़ के बीच बढ़ गया। वैसे आपको बता दें कि आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई भी दी। कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। ये क्या चल रहा है? सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया। एक राजनीतिक दल के संबंध जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ है, उस पर हमारे सभी सदस्य उद्वेलित हैं और इस पर चर्चा चाहते हैं। हमने किसी दल का नाम नहीं लिया है। किस प्रकार से कांग्रेस के लोग, किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, डीप स्टेट के समर्थन से, जॉर्ज सोरोस की मदद से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के एजेंट बन करके इस देश में विखंडता पैदा करना चाहते हैं। ये अडानी की वफादारी कहां तक निभाएंगे? कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है, इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। वो लोग जो एलानिया कह रहे हैं कि वो भारत में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारी मात्रा में पैसा दे रहे हैं। ये सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है, उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं, उनकी भूमिका क्या है? जिस मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को ये कोट करते हैं और ये सारे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उस मीडिया पार्ट ने खड़े होकर कह दिया कि ये बातें बेबुनियाद हैं। संसद के अंदर जहां सोनिया गांधी और सोरोस लिंक पर हंगामा मचा, तो संसद के बाहर अडानी पर आज एक बार फिर राहुल गांधी ने अलग और रोचक अंदाज में मोर्चा संभाला। वो आज रिपोर्टर की भूमिका में दिखे और कांग्रेस के दो सांसद PM मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगाकर मौजूद नजर आए। सांसद मणिक्कम टैगोर ने अडानी का मुखौटा और कांग्रेस सांसद शिवाजी कलगे ने प्रधानमंत्री मोदी का मुखौटा लगाया। दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर खड़े थे, जिसके बाद रिपोर्टर बने राहुल गांधी ने दिलचस्प अंदाज में इंटरव्यू शुरू किया।
क्या हो रहा है? सिक्योरिटी आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ, क्या चाहते हो? कुछ भी चाहिए, याद होना चाहिए, कुछ भी अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? छोड़ देने भैया। तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए। हम दोनों का एक ही है, मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा, और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? माइक थोड़ा नीचे फ्यूचर आपका कैसा है? अरे पीछे पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है, अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा, मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल, थोड़ा टेंशन में है। और फिक्र में बाद दिल्ली में स्कूलों को दी गई एक और धमकी की। सुबह करीब 7:30 ही बजे थे जब बच्चे स्कूल पहुंचे थे कि एक धमकी भरे ईमेल ने हड़कंप मचा दिया। कुल मिलाकर दिल्ली के करीब 40 स्कूलों को धमकी दी गई। स्कूलों को धमकी देने वाले ईमेल में लिखा था कि उसने इमारत के अंदर कई बम लगाए हैं। बम जो हैं वो छोटे हैं और बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। इससे इमारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन विस्फोट होने पर कई लोग घायल हो जाएंगे। इसके आगे उसने लिखा था कि आप लोग इसी लायक हैं, अगर उसे 30,000 अमेरिकी डॉलर नहीं मिले तो वो बम विस्फोट कर देगा। स्कूलों की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन जांच एजेंसियों को शक है कि इसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है जो भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। और आज भी जिस KNR ग्रुप की तरफ से धमकी भरा ईमेल भेजा गया, उसी ग्रुप ने कुछ महीने पहले अलग अलग एयरलाइंस को भी धमकी दी थी। फर्जी धमकी से एयरलाइन कारोबार को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।